नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। दोस्तों, ये कक्षा 8 का पाठ्यक्रम है और इस चैप्टर में हम संसद क्यों चाहिए के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संसद के बारे में हमें पता चलेगा। दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग में कई प्रकार के ख्याल आते हैं और इन ख्यालों को बुनने और उनके बारे में सोचने में हम अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। क्या कभी हम ये बात पर सोचने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़रूरी है उनके बारे में वाकई सोचना, या फिर उनके द्वारा बनाए गए मार्गों से हमारे द्वारा पथ का भटक जाना? कभी कभी ये जो बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने की जगह कहीं ना कहीं एक उन बातों को याद दिला देती हैं जिन बातों की ज़रूरत नहीं होती, और हम अकस्मात अननेसेसरी कह सकते हैं कि उन चीज़ों में भटकने लगते हैं। या फिर कई बार हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी, हमारे द्वारा बनाया गया पढ़ने का तरीका, हमारे द्वारा बनाया गया खुद के लिए अनुशासन सब टूटने से लगता है, कुछ बिखरने से लगता है। लंबी दौड़ होती है दोस्तों, पढ़ाई लंबी रेस है, बहुत छोटी मोटी रेस नहीं है। आप सोचो कि आपके द्वारा बनाया गया अनुशासन आप उसे लगातार फॉलो कर पाओगे तब जब हो पाएगा, जब आप उसे कर पाओगे, लेकिन क्या आप वाकई कर पाओगे? नहीं। उसे तोड़ने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका दिमाग स्टेबल से डिसेबल होगा। कई बार ऐसा होगा कि परिस्थितियां बद से बदतर होने लगती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हालात मजबूर कर देते हैं कि इसे छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। पर आखिरी में जो शेर जीतता है ना, उसे ही शेर कहते हैं। इसलिए जितना हम जानते हैं और जितना आप कोशिश कर रहे हैं, दोनों जगह पर सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है। आप जब भी हारो, जब भी आप हारो, लगे आप हारने लगे हो, तब आप अपने गोल की तरफ देखना कि आप वाकई चाहते क्या थे, और उसके सिलेबस को उठाकर देखना उसमें था ही क्या यार। हम बस कोशिश नहीं कर रहे हैं, बाकी उस सिलेबस में वही है जो हर व्यक्ति के लिए है, और हमें वो सब आता है। सिर्फ एक चीज नहीं आती है, खुद को खुद से बांध कर उस चीज में झोंक देना, या फिर कहें तो उसमें पूरी तरीके से उड़ेल देना। तो एक छोटी सी बात थी जो मुझे शायद लगा आपसे एक बार डिस्कस करना चाहिए। हम अपने चैप्टर पर वापस आते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए? हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। क्या? ऐसे वे तत्व जो सम्मिलित रूप से भारत के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। देखिए, हमारे संसद का एक चित्र बना हुआ है, कितना सुंदर चित्र है। हमने इसके बारे में पूर्व में पढ़ा हुआ है। आपको जब मैंने पुराने 6th क्लास के चैप्टर में मैंने जब आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था, तब पॉलिटी में मैंने इस चैप्टर को उठाया था। आप अगर चाहें तो उस चैप्टर को पढ़ें तो आपको शायद याद आएगा कुछ कुछ। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। इस तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार से बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। सन 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचन सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। सन 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ हद तक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी।
हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया था और ना ही आम लोगों के लोग निर्णय में हिस्सा ले सकते थे। मतलब ये जो प्रक्रिया थी निर्णय लेने की, उसमें कोई भी हिस्सा लेने का उनको अधिकार नहीं था। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों के में हिस्से लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान ने ठोस रूप से ग्रहण कर लिया, और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। चलिए, जो हमने ऊपर की तरफ छोड़ा इस बात को फिर जानते हैं। इस बात को हमने अभी समझा कि लोगों को फैसले लेने की क्या आवश्यकता थी। तो भाई आवश्यकता थी, अगर वो आवश्यकता नहीं होती, बात शुरुआत में मैंने इसीलिए आपको मोटिवेट करने वाली बात कही कि कुछ चीज़ों को निर्णय लेने की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और कभी कभी जब हमारे उन निर्णयों से हम बड़े मतलब किलप जाते हैं या कहें तो परेशान हो जाते हैं, उस स्थिति में हमें वही करना चाहिए जिस पे हमने शुरुआत करी थी। दोस्तों, शुरुआत भी मैं अभी भी कहता हूं कि हमेशा जब भी शुरू करें सिलेबस से शुरू करें। जब तक सिलेबस ना कहे पढ़ने को, वो चीज़ बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि आपके सवाल सिलेबस से आएंगे, सिलेबस के बाहर से नहीं आएंगे। और जो सिलेबस में लिखा है बस उस पर अंडरलाइन करके पढ़ना शुरू करिए। गिना चुना मटेरियल है, बिल्कुल सिलेक्टेड आइटम है, बहुत ही खूबसूरत पेपर सेटिंग होती है आप सभी के सामने। अननेसेसरी उसका हुआ बना के उसे अननेसेसरी पढ़ना कोई मतलब नहीं होता है। पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा था। देखिए, यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाया जाता था। कितनी बड़ी बात है, इसको एक बार देखें, है ना। ठीक है। सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा अपनी राय में इस बात में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। देखिए, इस बात का फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास में बच्चे होते हैं तो उनकी दो प्रोसेस होती है। एक तो ये, जो बच्चा काफ़ी होशियार होता है उस बच्चे को टीचर के द्वारा डायरेक्टली उसे क्या कर दिया जाता है, मॉनिटर के बना दिया जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि टीचर जो है वो सभी बच्चों से उनके मतों को पूछता है कि आप लोगों में से किसको हम मॉनिटर बनाए, जो क्लास के सभी लोगों की हेल्प कर सकता है या आप लोगों को उससे परेशानी नहीं हो। तो अब लोग इसमें अपना मत सहमति देते हुए उन लोगों को बनाते हैं, और खुशनसीबी से हम भी एक बार बने थे। तो ऐसा ही चलता रहता है ये प्रक्रिया। और कई बार ऐसा होता है कि सहमति कभी कभी जो है वो इस तरीके से बदल जाती है कि कुछ दंडों को भी बनाया जाता है और कुछ होशियारों को भी बनाया जाता है, कभी कभी वोटिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है। आपके यहाँ कैसा बनता है कमेंट करके बताइएगा। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का एक प्रस्थान बिंदु होता है ना। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है।
जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये जो है वो ऐसी जगह पर वोटिंग होनी है जहां पर क्या है, बड़ा दुर्गम स्थान है। तो देखिए, एक व्यक्ति जो है वो कहाँ जा रहा है, हाथी के सहारे उस सामान को लेकर जा रहा है। तो जो प्रतिनिधि हैं अपने, वो क्या होते हैं, काफ़ी इस चीज़ों को करने के लिए मजबूर होते हैं और उन्हें करना होता है। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यक्रम पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इस विचार को फिर से दोहरा लेते हैं। विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग करें। दूसरा, राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फर्क होता है, मतलब राज्य विधानसभा और संसद जो कि लोकसभा में होती है, में क्या फर्क होता है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं, चुनें। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा, केंद्र का काम है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, ये भी केंद्र का काम है। और 100 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, इस बारे में आप कमेंट करिएगा, इसे कौन करता है। देखिए, 1000 रुपये का नोट जो है कौन जारी करता है। 2-3 पक्ष होते हैं, कभी मौका लगेगा तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधायकों, प्रतिनिधियों और प्रत्यक्ष रूप से। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग, इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, हिस्सेदारी नहीं करते। क्यों नहीं करते, यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र में लोग क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विधायिका, प्रतिनिधियों और प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चुनते, अपने विधायक को चुनते हैं। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये विधायक प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। और आज के दौर में किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को खालिस्तान देती है। और इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है, इसमें ऊपर के 4 वर्ड्स को भरना है, वो आप भर लेंगे, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधियों के केवल 5 साल के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। इसका कारण क्या है कि भैया उनको 5 साल मौका देके पता किया जाता है कि ये सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। पता चला पूरे जिंदगी भर के लिए चुन लिया और उसके बाद उसने उठापटक करना बंद कर दी और उठपटांग काम करने शुरू कर दिए, तो आप क्या जिंदगी भर से झेलते रहेंगे? इसीलिए जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक है, और जिसे अपन क्या है, वोटिंग माध्यम से चुनते हैं कि भैया आपका 5 साल का काम है, अगर आप ज़्यादा 3-5 करोगे तो आपको मिलके हटा देंगे। आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाई पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? तो ये आपका एक क्रियाकलाप है, आप इसे अवश्य करिएगा। देखिए, संसद का चित्र है, बहुत ही सुंदर चित्र है। इस संसद के चित्र के बाद इधर की तरफ चलें तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है और इसके 2 सदन होते हैं, राज्य सदन और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। संसद की भूमिका बारे में चलते हैं। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए
हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि हम पृष्ठ क्रमांक 39 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश की बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आप आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझें। 16वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2014, राजनीतिक दल और निर्वाचन सदस्यों की संख्या। राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा 282, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस 44, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 6, राज्य दल क्षेत्रीय दल में आम आदमी पार्टी आपको 4, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3, बीजू जनता दल बीजेडी 20, इंडियन नेशनल लोक दल 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3, जनता दल सेक्युलर 2, जनता दल यूनाइटेड 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, लोक जनशक्ति पार्टी 6, राष्ट्रीय जनता दल राजद 4, समाजवादी पार्टी सपा 5, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 18, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS 11, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS 11, तेलुगु देशम पार्टी TDP 16, अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल 16, स्वावलंबी 3, कुल योग 543। तो ये जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया, उसमें नीचे लिखा हुआ www.eci.nic.in से ये जो पूरा डिटेल है वो लिया गया। तो इसमें लोकसभा की 545 सीटों में से 543 सीटों का किस तरीके से भरा हुआ है वो बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सरकार बनाएगा और क्यों बनाएगा? आप बताएं इसमें से, यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो इनमें से कौन सरकार बनाएगा जिसका बहुमत ज्यादा है। अब किसका बहुमत ज्यादा है आप खुद ही देख सकते हो। इसके बाद आते हैं विपक्ष किसको कहा जाएगा और किसकी भूमिका होगी। अब विपक्ष क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद जिससे उससे कम जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, विपक्ष के होते हैं। सरकार जो है विपक्ष की बनती है। इसके बाद आते हैं लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होगा। तो जो पक्ष और विपक्ष दोनों हैं वो लोकसभा में चर्चा के लिए उपस्थित होते हैं। क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है? बिल्कुल उसी जैसी है और उसी के पाठ्यक्रम से जुड़ता हुआ आगे का चैप्टर है, इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 28 पर दिए गए चित्र में सन 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनावों के परिणाम दिखाए गए हैं और इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं और आपके विचार में ऐसा क्यों? तो आपने अभी देखा, उसमें आप बताएं कि सबसे ज्यादा सांसद सबसे अधिक कहाँ के हैं, आप देखकर ही बता देंगे। लोकसभा के किस राज्य के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? लोकसभा में सबसे कम राज्य किसके हैं? एक बार फिर लिस्ट को देखिएगा जो भी देखिए अपन ने, उसमें आप बताइएगा कि लोकसभा में सबसे कम राज्य किसके हैं। उसके बाद किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों को सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो कौन से राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा जीती हैं वो भी आप देखकर बताएं। आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताएं। तो ये सब चीजों के यहाँ पे आंसर आपको स्वयं देने हैं ताकि आप ये जान पाएं कि कैसे किसी व्यक्ति को चुना जाता है या उसको ये जो पूरी डिटेल है उनको समझा जाता है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। संसद सदस्य या क्या कहलाते हैं? MP कहलाते हैं। इन सदस्यों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। उससे पहले देखो यहाँ पे है 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2004 के बाद 2009। राजनीतिक दल, प्राप्त सीटें, बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? बहुजन समाज पार्टी और बसपा को 21। ये अपन 2009 के 15वीं लोकसभा के अपन चुनाव के जो है नतीजे हैं उनको देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 116, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 16, इंडियन नेशनल कांग्रेस 206, नेशनल कांग्रेस पार्टी 9 का, राष्ट्रीय जनता दल राजद 4, राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 9, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 19, बीजू जनता दल 14, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK 18, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3,
उसके बाद आते हैं जनता दल सेक्युलर 3, जनता दल यूनाइटेड 20, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, इस्लाम लीग केरला राज्य समिति 2, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 2, समाजवादी पार्टी सपा 23, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना 11, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS 2, तेलुगु देशम TDP 6, अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल 16, स्वावलंबी 3, कुल योग हो गए 543। तो ये जो पूरा डिटेल था अभी आपको बताया। इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए और इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठबंधन करने सरकार बनानी पड़ी। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए किस तरीके से सरकारें जो बनती हैं उनका गठबंधन क्यों होता है। अपन ने पहले वाली सरकार में पढ़ा है कि जब अपना बहुमत पूरा नहीं बन पाता है तब उस स्थिति में क्या बनाना पड़ता है, अपन को गठबंधन करना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है और इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल में कितने सदस्य हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त होता है। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अब समझ में आया कि आपके पास कम से कम 543 जो बने, 545 में कितने, 272 जो है वो आपके पास सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दलों का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रियों को चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करते हैं। और ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल ही के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, दोनों केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण सन 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक में जहां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कौन बैठता है? बाईं ओर साउथ ब्लॉक का जो चित्र है उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, है ना। तो ये आपका प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें लगता है भैया। अरे ये प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है ना, विदेश मंत्रालय, और ये सब यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद दूसरा जो नॉर्थ ब्लॉक, ये नॉर्थ ब्लॉक है। इस नॉर्थ ब्लॉक में क्या है, दाईं तरफ जो अपना नॉर्थ ब्लॉक है इसमें अपने को गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सर फाइनेंस मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर, ये सब बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरी हो तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब सदन का सत्र चल रहा होता है
तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और उसमें इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी संसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के में विपक्षी दल यह एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद में पूछे गए प्रश्न का एक उदाहरण, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2007 दिनांक 30 नवंबर 2007 को उत्तर के लिए। विद्यालयों में जंक फूड 2007 श्री सालरापट्टी कुप्पुसामी खारवेंत। क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने तथा पोषण मानक विकसित करने को भी कहा है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उत्तर, महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री। और जी नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा कि वे विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालय को दिशा निर्देश जारी करने के विषय में विचार करें। और प्रश्न नहीं उठता। तो इस तरीके से सवाल जवाब होते हैं और इन सवाल जवाबों को क्या करते हैं, संसद में उठाए जाते हैं और उन पर जो है हमेशा प्रश्न चलता रहता है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों या बड़ी बड़ी बातों पर क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह उन कई तरीकों में से भी एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम होता है। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते? तो ये आपके लिए क्वेश्चन था जिसको आप इसका आंसर दें। अगर आप खुद होते सांसद तो ऐसी स्थिति में आप क्या सवाल पूछते? कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है और इसके बारे में अगले अध्याय में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? अब संसद में लोग कौन होते हैं जानो। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों में तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों से लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है। लोकसभा चुनाव वर्ष और मतदान प्रतिशत। पहली चुनाव वर्ष 51-52, मतदान प्रतिशत था 61.16%। इसके बाद चौथी लोकसभा, पहली लोकसभा में 51 से 52 में हुई और जिसमें मतदान प्रतिशत था 61.16। ये तथ्य है मेरे भाई, याद करना पड़ेंगे, है ना। तो पहली लोकसभा की कहानी क्या है? पहली लोकसभा हुई थी सन 1951 से 52 में और मतदान प्रतिशत हुआ था 61.16%। चौथी थी उसके फिर आई चौथी 1967 में जिसका प्रतिशत था 61.33। फिर आया पांचवी पांचवी लोकसभा, इसमें चुनाव वर्ष था 1971, 55.29%। फिर आया छठवीं लोकसभा का चुनाव हुआ 1977 में, उसमें 60.46% का मतदान हुआ। आठवीं में 1984 से 85 के बीच लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो मतदान प्रतिशत था 64.01।
आगे बढ़ते हैं। 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ जो 1991 से 92 के बीच हुआ और मतदान प्रतिशत था 55.88। 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2004 में हुआ और इसका जो प्रतिशत था 57.98। 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ और जिसके प्रतिशत था 58.19। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ और इसमें 66.4% क्या हुए मतदान हुए। देखने में आया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि अब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं और एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकें। इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 9% से ज़रा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधि की है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उनमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उपरोक्त चित्र में कुछ महिला सांसद दिखाई पड़ रही हैं। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ आता है, चर्चा अवश्य करिएगा। तो ये हमारे देश की सांसद हैं। शब्द संकलन। स्वीकृति, किसी चीज पर अपनी सहमति देना और उनके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। यह अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे, जिसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं को कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा, बहुत सारी जानकारियां ली, हमने जाना संसद के बारे में, संसद के कामों के बारे में। 2009 और 2004 की 14वीं और 15वीं हमने लोकसभा के डिटेल थी उनको देखा और उन सभी चीज़ों से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। संसद में लोकसभा का सदन कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, इन जानकारियों को लिया। तो दोस्तों इन्हीं क्रम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारे चैप्टर लगातार आगे आते रहेंगे। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।